हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सर्कल यानी कि वर्त, और हमने स्ट्रेट लाइन है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार मुझे कमेंट करके एक बार ये बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, ताकि अपन क्लास शुरू कर सकें। योगेश सेन बोल रहे हैं ऑल राइट, यानी दिखाई भी क्लियर दे रहा है और आवाज भी प्रॉपर आ रही है। का मतलब हम क्लास शुरू कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है सर्कल यानी कि वर्त, और ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी के अंदर दोनों के अंदर ही है। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन को अच्छे से कवर कर लिया है तो सर्कल है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। यानी सरल रेखा के बाद मैं बोलूं सर्कल है वो काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर काम है वो लाइन का ही है, टेंजेंट है या नॉर्मल है या कोड है, वो अपने आप में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सर्कल में ज्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्लास करते हैं शुरू आज की। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें सर्कल के अंदर पढ़ने। तो लास्ट क्लास में भी हमने इसको ब्रीफ में थोड़ा सा एक आइडिया ले लिया था सर्कल की डेफिनेशन का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो करते हैं शुरू। तो डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम बात करें तो सर्कल क्या है। सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक फिक्स बिंदु, एक स्थिर बिंदु से हमेशा डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ए कांस्टेंट। यानी अगर आपके पास कोई एक फिक्स बिंदु है जिसको मैं नाम एस दे देता हूं, तो एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है वो सर्कल कहलाएगा। कब, जब इन दोनों के बीच की दूरी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी ये बिंदु अगर यहाँ पर है तो इसके बीच में भी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, अगर ये बिंदु यहाँ आता है तब भी डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इस बिंदु का बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। और जो स्थिर बिंदु है एस, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर यानी कि केंद्र। और जो फिक्स डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ने। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो परिभाषा हमने एक बार देख भी ली है, और भी हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हो, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल की समीकरण, वर्त की समीकरण अलग अलग रूपों में होती है, जैसे सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन सम स्पेशल केसेस, यानी कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे एक्स एक्स को टच करने वाले सर्कल की समीकरण, वाई एक्स को टच करने वाले वर्त की समीकरण, दोनों एक्सों को टच करने वाले सर्कल की समीकरण, इनके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करें इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कोई सर्कल एक्स एक्स और वाई एक्स पे इंटरसेप्ट काटता है तो उनकी लेंथ क्या होगी, उनकी लंबाई क्या होगी, उसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट एंड सर्कल, यानी बिंदु और वर्त में क्या संबंध होता है, यानी बिंदु वर्त के अंदर है, ऊपर है या बाहर है, तो वो हम किस प्रकार पता लगाएंगे उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, यानी रेखा एंड वर्त। तो रेखा और वर्त का क्या रिलेशन है, कि रेखा वर्त को कब टच करेगी, कब इंटरसेक्ट करेगी दो बिंदुओं पर, और कब है वो टच ही नहीं करेगी। तो वो क्या कंडीशन होगी, यहां से आपके पास आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी एक स्ट्रेट लाइन अगर एक सर्कल को टच करती है तो वहां से आपको क्या मिलता है, स्पर्शता की शर्त। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की समीकरण। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही रहता है, मोस्टली क्वेश्चन है ये वाला, मोस्टली क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये भी हम 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट फॉर्म, यानी वर्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे गुजरने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण।
उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि प्राचलिक रूप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लोप रूप, स्लोप फॉर्म यानी कि ढाल रूप। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टेंजेंट किसी पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है, तो उस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे या उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेयर ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का युग्म। अगर कोई बिंदु आपके पास सर्कल से बाहर है तो वहां से हम हमेशा ही क्या खींच सकते हैं, दो टेंजेंट खींच सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर बिंदु आपके पास वर्त के ऊपर है तो वहां से हमेशा एक यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं, और अगर बिंदु वर्त के अंदर है तो वहां से एक भी टेंजेंट है वो खींच नहीं सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी सर्कल के सापेक्ष किसी बिंदु की शक्ति क्या होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण, किसी बिंदु पर अभिलंब है वो किस प्रकार हमें खींच सकते हैं। तो कुछ टॉपिक आपके पास ये है। इसके बाद हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आता डायरेक्टर सर्कल यानी कि नियामक वर्त। इसका नाम में सर्कल है लेकिन वास्तव में ये सर्कल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रहता है डायरेक्टर सर्कल। यहाँ पर तो सर्कल आएगा लेकिन हम जैसे ही पढ़ेंगे पैराबोला तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो डायरेक्टर सर्कल है नियामक वर्त, एक नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक वर्त होगा हमेशा ही, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ ए कॉन्टेक्ट, यानी आपके पास अगर कोई भी सर्कल है और कोई बाह्य बिंदु से अगर दो टेंजेंट खींच सकते हैं, अगर ये दो टेंजेंट हैं तो इन जहां पर ये पॉइंट कांटेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली जो कोड होती है उस कोड को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कांटेक्ट। और इसकी इक्वेशन है वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद आपके पास है इक्वेशन ऑफ ए कोड विद गिवन मिड पॉइंट। अगर आपके पास ये कोड है, कोड यानी कि जीवा, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अगर ये सर्कल की जीवा है जिसका मध्य बिंदु गिवन है तो इस जीवा का समीकरण है वो क्या होगा, वो भी हमें फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपके पास है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे इनकी हेल्प से। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा पोल एंड पोलार, यानी कि ध्रुव और ध्रुवी। तो ध्रुव क्या होता है और ध्रुवी का समीकरण किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, यानी दो सर्कल हैं तो उसके कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो वहां पर आपके पास अलग अलग 5 केस बनेंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होगी, किसी में 1 होगी, किसी में होगी भी नहीं। तो यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेंथ ऑफ ए कॉमन टेंजेंट, यानी कोई दो सर्कल है तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी उनकी लेंथ है वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे। और उसके बाद आपके पास है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सर्कल, यानी दो सर्कल जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है, दो वक्र के बीच में कोण से आप क्या समझते हो, यानी उस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हैं। तो दो टेंजेंट के बीच में कोण होगा, वही कोण किसके बीच में होगा, उस सर्कल के बीच में होगा, उन दोनों सर्कल के बीच में होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, यानी दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को लंब पर कब काटेंगे, दोनों के बीच में कोण है वो 90 डिग्री का कब होगा, तब हम क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैमिली ऑफ ए सर्कल, यानी दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां से गुजरने वाला आपके पास सर्कल की समीकरण क्या होगी, एक लाइन और एक सर्कल आपस में काटते हैं तो उन बिंदुओं से गुजरने वाला सर्कल का समीकरण क्या होगा, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपके पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो यहाँ पर काटा है, तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं आपके पास, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप किस प्रकार उन सर्कल की इक्वेशन निकालोगे वो भी देखेंगे। उसके बाद आपके पास है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, यानी जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो इन दोनों की ये कॉमन कोड है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी और इस कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉमन कोड।
तो ये टॉपिक हमें सर्कल के अंदर पढ़ने हैं। देखने में तो ये काफी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके इनको पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आसान भी है और एक दूसरे से लिंक। अगर आप सोच रहे हो कि बस डेफिनेशन करते सारे एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमें 1 बाय 1 करके पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ करेंगे तो ये सारे टॉपिक हम वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने देखा रेखा वाला पार्ट, तो शुरुआत में तो हमें लग रहा था इतने टॉपिक है, लेकिन जैसे 1 बाय 1 करके किए तो सारे के सारे हो गए और आसानी से हो गए, और अब आपको याद भी है सभी के सभी टॉपिक। तो करें शुरू फिर। तो ये था हमारे पास बेसिक, हमारे पास स्ट्रक्चर के हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले। हमारे दिमाग में रहे पहले से कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा वो चीजें क्या क्लियर रहती है विजन की, इसके बाद ये टॉपिक आएगा, इसके बाद ये आएगा। अदरवाइज तो ये चलते रहते हैं, अब ये नहीं पता सामने क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो भी परिभाषा से। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, परिभाषा। जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज नई चीज है तो उसको देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये क्या है, और क्या ही मैथमेटिक्स में क्या है, डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो हम बात करें डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल, क्या होगी, ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, या लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point which distance from a fixed point is constant is called circle। यानी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, लोकस क्या होता है, बिंदुपथ, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु के बिंदुपथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी ये आपके पास मान लेते हैं कोई कांस्टेंट पॉइंट एस है, ये मान लेते हैं आपके पास कोई बिंदु पी है, तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। कब, जब इस फिक्स बिंदु से इसकी डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, अचर रहे, तो हम क्या बोल देंगे कि इस बिंदु का बिंदुपथ है वो सर्कल। और जो फिक्स बिंदु है ये आपके पास क्या कहलाता है, सेंटर यानी कि केंद्र, और जो फिक्स डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो क्लियर है डेफिनेशन सभी के। यानी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से हमेशा दूरी क्या रहती हो, कांस्टेंट रहती हो, अचर रहती हो, तो उस बिंदुपथ को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं या सर्कल कहते हैं। तो ये है डेफिनेशन सर्कल की। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमने 9th 10th के दौरान पढ़ी है, तो वो हमारे बीच में कहीं पर काम आ सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड, यानी कोई आपके पास वर्त है और ये आपके पास कोड है। कोड क्या है आपके पास, सबसे पहले तो कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यानी जीवा आपके पास ए बी है, तो अगर हम सेंटर से इस पे लंब डालेंगे तो ये क्या होगी, इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि ए एम है वो एम बी के बराबर होगा। तो कोई भी जीवा पर अगर हम सेंटर से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तो बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल। कहां पर है, सेंटर पर। यानी ये आपके पास एक कोड है और ये आपके पास दूसरी कोड है, अगर इनकी लेंथ सेम है तो ये एंगल बनेगा और जो ये एंगल बनेगा ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या है आपके पास, इक्वल कोड सबटेन इक्वल एंगल ऑन सेंटर। सेंटर के ऊपर हमेशा ही जो सेम इक्वल लेंथ की जो कोड होंगी वो सेम कोणे बनाएंगे। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्या है आपके पास कि अगर ये आपके पास कोई भी ए और बी, इसको हम क्या बोलते हैं, ए और बी को चाप, आर्क, आर्क यानी कि चाप हिंदी में। तो इस चाप के द्वारा सेंटर पे जो कोण बनाया जाता है
वो कोण इसकी परिधि पर किसी दूसरे बिंदु पर बनाते हैं, तो इस कोण का डबल होता है। अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो किसी चाप ए बी के द्वारा सेंटर पे जो कोण बनता है वो उसके दूसरी जगह, इस साइड नहीं, ए बी की साइड नहीं, इसकी दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में परिधि पर कहीं भी कोण बनाते हैं तो उसका डबल होगा। यानी ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यानी अगर आपके पास ये आपका सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल होने का मतलब क्या है, ये आपके पास व्यास हो गया, ये सेंटर हो गया है, और सेंटर को अगर मैं सी से डिनोट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके पास क्या हो गया है, सेमी सर्कल हो गया है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो यहां से हम कहीं भी कोण बनाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इसको हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जब हम डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे किसकी, सर्कल की, तो वहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आते हैं, तो उनको देखना जरूरी है। उसके बाद एरिया आप सभी को पता है, जो सर्कल का एरिया वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, रेडियस है सर्कल की। और उसके बाद एस, अगर आपके पास कोई भी एक चाप है, ये आपके पास क्या है, एस कोई चाप है, या आपके पास कोई सेंटर है सी, और अगर ये कोण थीटा है, ये रेडियस आर है, देन एस बराबर आर थीटा। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, एस बराबर आर थीटा एक रिलेशन था, जहां पर एस क्या है, ए बी चाप की लंबाई है, लेंथ है, आर इसकी रेडियस है, और इस चाप के द्वारा सेंटर पे बनाएगा कोण है वो कितना है, थीटा कोण है, थीटा एंगल है, देन एस बराबर आर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमारे 9th और 10th में काम आते हैं, और सेकंड ग्रेड में जो 9th 10th का पोर्शन है वर्त वाला, वो यहां से क्लियर हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं जो मेन फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहां से होता है वर्त की समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले जो फॉर्म आती है उसको पढ़ते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी वर्त की समीकरण का केंद्रीय रूप, सेंट्रल फॉर्म। तो वो हमें मिलेगा डेफिनेशन से। तो अभी हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि अगर आपके पास सी कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, तो एक बिंदु पी का बिंदु पथ है, वो सर्कल कहलाएगा जब इसके बीच की दूरी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और मान लेते हैं वो दूरी कांस्टेंट कितनी है, आर, कितनी है, आर है। और सी है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए कोमा बी है, जबकि पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच कोमा के, एच कोमा के है। देन बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि पी सी की लंबाई है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। और हम निकालें पी सी स्क्वायर, तो यहां से आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप सभी जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और हमने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़ा था लोकस कैसे निकालते हैं किसी भी बिंदु का। तो हम क्या करते हैं कि जो गिवन बिंदु उसके कोऑर्डिनेट h कोमा मान लेते हैं, और दी गई कंडीशन, तो कंडीशन हमारे पास ये गिवन थी, इस कंडीशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, h और k में आपस में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसको एलिमिनेट करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, h की जगह x रिप्लेस करते हैं और k की जगह y रिप्लेस करते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, वर्त की सेंट्रल फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म यानी कि केंद्रीय रूप। कौन सा, केंद्रीय रूप। इसके अंदर केंद्र आपके पास गिवन होगा और रेडियस गिवन। यहां पर ए और बी क्या है, सेंटर है, यानी ए कोमा बी है वो आपके पास क्या है, केंद्र है। और यहां पर हम बात करें त्रिज्या यानी रेडियस, तो रेडियस को हमने आर से डिनोट किया है, तो आर आपके पास क्या है, रेडियस।
तो आपको अगर सर्कल की समीकरण निकालनी है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, उसका सेंटर चाहिए और एक उसकी रेडियस। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते थे तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती थी, किस किस की, एक तो हमें चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप, या आपके पास दो पॉइंट मिल जाए। इसी प्रकार अगर आपको सर्कल की समीकरण निकालने तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो केंद्र उसका और एक त्रिज्या। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके ये फॉर्म ध्यान में है तो आप सभी फॉर्म इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। बट हमें अलग अलग, जैसे हमने बात की थी इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन के अंदर, तो हम उसको डायरेक्ट ध्यान में रखते थे। ऐसे डायमेट्रिक फॉर्म आएगी तो उसको डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, निकाल ऐसे भी सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो आपके पास आती है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी वर्त की मानक रूप, समीकरण का मानक रूप, वर्त की समीकरण का मानक रूप। अगर आपके पास सेंटर यानी कि केंद्र है आपके पास 0,0 हो जाए, यानी मूल बिंदु क्या हो जाए आपके पास सेंटर हो जाए, तो जो आपके सर्कल मिलेगा उस सर्कल को कौन सी, उस सर्कल की समीकरण है वो क्या कहलाती है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आपके पास ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। इसमें क्या होगा, आपका सेंटर है वो 0,0 हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये इसका मानक रूप है, ये आसान है। अब जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी वर्त की समीकरण का व्यापक रूप। तो ये किस प्रकार आता है हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सेंट्रल फॉर्म देखी थी, अभी क्या थी, x माइनस, अगर सेंटर a कोमा b और रेडियस r हो देन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखें, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास क्या है, इस इक्वेशन को हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा आसान भाषा में लिखूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। आपको इस फॉर्म में ध्यान में रखना है, किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में। यानी ये लाइन और ये लाइन अगर सेम है तो हम तुलना कर लेते हैं। यहां से आपके पास g का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम है, वाई स्क्वायर का गुणांक सेम है, तो 2g बराबर 2a हो गया माइनस का, तो यहां से g का मान कितना आ गया है, माइनस का a आ गया। और अगर हम देखें यहां से f का मान कितना आ गया है, यहां से f का मान आ गया माइनस का b, और यहां से अगर हम c का मान निकालें तो c का मान आपके पास आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। हमें क्या निकालना, सेंटर, तो यहां से मैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू माइनस g, b इक्वल्स टू माइनस f, और यहां से r का मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। यानी ये आपके पास अगर वर्त की समीकरण है, ये वाली द्विघात समीकरण x और y में वर्त की समीकरण है, तो इसका सेंटर क्या होगा, ये और ये सेम ही है। ऊपर वाले का सेंटर a कोमा b था, तो यहां पर a की जगह माइनस g रख देंगे और b की जगह माइनस f रख देंगे। यानी g है, x का गुणांक कितना 2g, तो इसका हाफ करेंगे और माइनस लगा देंगे। ऐसे ध्यान में रखना हमें कि x का जो भी गुणांक है उसको 2 से डिवाइड करना है और माइनस का साइन लगाना है। इसी प्रकार अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर के, तो y का जो भी गुणांक है उसको 2 से डिवाइड करना है और माइनस का साइन लगाना है। तो ये आपके पास सेंटर आ गया, और रेडियस कितनी हो जाएगी, r आपके पास हो जाएगी g स्क्वायर, यानी सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस
y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट c जो भी है माइनस कांस्टेंट का अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म है, और इसके सेंटर और रेडियस है वो ये आ जाएगी। ये कहां से प्राप्त हुई हमें, सेंट्रल फॉर्म से। यानी कि सेंट्रल फॉर्म अगर आपको आती है तो यहां से हम यहां पर भी पूछ सकते हैं। मानक रूप में भी क्या किया, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 ले। अब आपको बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहां से ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखनी है फॉर्म जनरल। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप बोलो कि जनरल फॉर्म में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट या रेडियस निकाली है तो उसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। अदरवाइज फिर हम देखेंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण x और y में वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, यानी द कंडीशन फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ए सर्कल, यानी द्विघात समीकरण है x और y में, तो वो सर्कल की कब बनेगी, क्या कंडीशन होगी कि वो सर्कल की इक्वेशन होगी। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा भी की थी कि जो द्विघात समीकरण है x और y में, तो वो स्ट्रेट लाइन कब बनती है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले एक एक्सप्रेशन f(x,y) क्या थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर। ये क्या है, x और y की द्विघात समीकरण है, जिसमें x की और y की दो घात है पहले, उसके बाद एक घात है, दोनों की फिर क्या है, कांस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, जब हमने क्या किया, इसके डेल का मान है वो 0 के बराबर किया। और आप डेल सभी जानते हो क्या आएगा, डायगोनल पे तो ABC FGH और FGH। तो अगर डेल का मान 0 है तब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तब ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा युग्म। अब हम देखें कि ये सर्कल को कब डिनोट करेगी, और हमने देखा था सर्कल की समीकरण क्या है, अभी देखिए x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यानी x² और y² का गुणांक 1 है। क्या है, 1 है। तो यहां पर तो x का गुणांक, x² का गुणांक तो a है, जबकि इसका गुणांक b है। इसका मतलब a और b को 1 के इक्वल होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों सेम हो जाते हैं a और a, तो हम a का भाग दे सकते हैं। यानी यहां से आपके पास क्या कंडीशन आएगी, a बराबर b। अगर दोनों इक्वल होंगे तो हम a का भाग दे देंगे तो सभी जगह, तो आपके पास इकाई बना सकते हैं। यानी आपके पास x² और y² के गुणांक सेम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या आएगी, h का मान 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो आपके पास ये बच जाएगी, a कर देता हूं, a का भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2g/a 2f/a c/a। ये आपके पास नए कांस्टेंट आ जाएंगे। तो आपसे पूछे कोई कि x और y में जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, वो सर्कल को कब डिनोट करेगी, जब x² और y² का गुणांक सेम हो और उसके बाद h का मान 0 हो, यानी x y का कोफिशिएंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये है वो आपके पास कंडीशन, जब x और y में सेकंड डिग्री की इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां तक किसी को समस्या हो तो बोल सकते हो। हाँ जी बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या है किसी प्रकार की, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई समस्या नहीं है तो आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x² प्लस y² प्लस c माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस c² बराबर 0 एक वर्त को निरूपित करती है, तो इसकी त्रिज्या है। आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² प्लस c माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस c² इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, यानी एक वर्त को निरूपित करती है, तो इसकी रेडियस बताना है, यानी r का मान है वो क्या आएगा। तो बताओ कैसे करोगे।
इसका आर का मान बताओ कितना आएगा। आर का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, तो आप सभी साथी बताएं भी इसके अंदर क्या आएगा। एक मिनट का समय है, जल्दी से बताएं रेडियस का मान कितना आएगा। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ भी द्विघात की समीकरण है तो ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि a बराबर b है और h का 0। r की वैल्यू 2 बताई है योगेश सेन जी ने। ठीक है, तो हम देखते हैं और किसी का। 10 सेकंड का समय और है आपके पास, कोई और जवाब देना चाहे तो। ठीक है, तो चलो सामने देखो, एक बार बोर्ड पे देखते हैं ये सर्कल को निरूपित कब करेगी। पहली बात तो ये सर्कल को कब निरूपित करती है, जब a बराबर b हो। दूसरी चीज h का मान 0 हो। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी, यानी x और y का कोफिशिएंट सेम है, या तो कोई दिक्कत है ही नहीं। h की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अंडर रूट 6 बता रहे हैं दीपिका शर्मा जी। रूट 6 तो ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 5, एक बार दोबारा चेक करो। h को 0 रखना है, तो h की जगह कितना आपके पास, h यहाँ पर c-2 है, इसको 0 रखा तो c बराबर 2 आ गया। जैसे c बराबर 2 आ गया तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, प्लस का c² यानी कि 4 आ गया। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, रेडियस का मान अभी बताया था मैंने, g² प्लस f² माइनस c। सबसे पहले g f फाइंड आउट कर लो, तो g और f आपके पास कितना आएगा। g क्या होता है, x का कोफिशिएंट का आधा होता है g। अगर सेंटर पूछे, पहले आप मुझे सेंटर बताओ इसका, तो सेंटर क्या होगा, इसका आधा होगा 2 और माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करके माइनस का साइन, तो 2 को मान। अब हमें निकालना है तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। c की वैल्यू क्या है, 4 है। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, दिस इज इक्वल्स टू प्लस का 2, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज ए करेक्ट। तो योगेश सर ने बताया था 6, यानी बिल्कुल सही। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए था, यहीं से निकल जाता g² प्लस f² माइनस c, और c का मान हमें चाहिए था, और c का मान हम इस कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि h का मान है वो 0 होगा। तो इस टाइप से आसान क्वेश्चन है, बस अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। अगर आप रटने बैठोगे फॉर्मूलों को तो भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया और आप घूम जाओ। तो सबसे बेस्ट रीजन यही है मैथमेटिक्स के अंदर है कि कंसेप्ट पे फोकस करो। हाँ, कंसेप्ट समझ कर फिर खुद फॉर्मूलों या कुछ रिजल्ट को आप याद रख सकते हो। पहला काम आपको कंसेप्ट याद करना है, सॉरी समझना है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं या कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वर्त का व्यास रूप यानी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अगर आपके पास ये कोई सर्कल है तो इसकी आपको क्या चाहिए, डायमेट्रिक फॉर्म, यानी अगर इसका डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट आपके पास गिवन है x1 y1 और ये आपके पास है x2 y2, और डायमीटर कितना है इसका, ये आपका डायमीटर है और इसका सेंटर मान लेते हैं ये सेंटर C है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर इसका सेंटर निकाल लेते हैं। कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट, बिल्कुल सही है। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1/2, तो ये आपके पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर रेडियस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। फिर हम क्या लगा सकते हैं, x माइनस
यहाँ पर अगर मैं a मान लेता हूं तो a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, यानी कि सेंट्रल फॉर्म से हमें फाइंड आउट कर सकते। तो ये मेथड थोड़ा सा क्या रहेगा, लेंथ ही रहेगा और आपको करना है, लेकिन ये एक बार चेक करना क्या होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान तरीके से करेंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी, सेमी सर्कल है वो हमेशा क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो ये कोण है वो आपके पास कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु P को मैं मान लेता हूं H कोमा के, तो इसका बिंदु पथ है वो हमेशा क्या बनेगा, एक सर्कल, इसका बिंदु पथ हमेशा सर्कल बनेगा। इसको हम क्या मिलाएंगे, इस A और B से मिलाएंगे तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो यानी P का बिंदु पथ है वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो हम देखें कि PA जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली, और यह आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है PA और PB, ये दोनों क्या है, लंबवत हैं। PA और PB लाइन है वो लंबवत है, क्योंकि इनके बीच में कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अगर लंबवत हैं तो हम जानते हैं इनकी स्लोप M1 और M2 है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, माइनस बनाता है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं PA की स्लोप, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, y1 माइनस के अपॉन में x1 माइनस, या k माइनस ऐसे लिखो थोड़ा सा, k माइनस y1 अपॉन में k माइनस x1, और उनकी स्लोप कितनी आ जाएगी, k माइनस y2 अपॉन में h माइनस x2 इक्वल्स टू -1। हमने क्या किया, PA लाइन की स्लोप और PB लाइन की स्लोप है, इनको आपस में प्रोडक्ट कर दिया और -1 के इक्वल रख दिया। दिस इंप्लाइज, ये आ जाएगा आपके पास k माइनस y1 k माइनस y2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का साइन उधर, ये आ जाएगा आपके पास k टाइम k माइनस x1 और h माइनस x2। तो ये आपके पास h और k में एक रिलेशन आ गया है, और अब हम क्या कर सकते हैं, h को x से रिप्लेस और k को y से रिप्लेस, और इसको अगर हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये आपके पास क्या आ गई है, डायमेट्रिक फॉर्म आ गई। अब अगर आपको ये भूल भी जाते हो बाई चांस गलती से, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट है, क्या है कि इससे जहां पर भी हम कोण बनाएंगे, कहां पर, इसकी परिधि पर, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो PA और PB लंबवत हैं, तो यानी इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से हम कर सकते। अब गलती होने की संभावना कहां पर रहती है, यहाँ पर जो सिली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर, यहाँ 0 की जगह कई बार 1 में ध्यान में रह जाता है कि 1 0 और 1 में यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें कि यहाँ पर आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आई समझ में सभी को डायमेट्रिक फॉर्म कैसे आएगी। या किसी कंसेप्ट में समस्या तो बोलो भाई। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी फ्रेमिंग किस प्रकार है आपके पास कि द लाइन x 2x माइनस 3y बराबर 5 एंड 3x माइनस 4y बराबर 7 आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यानी दो आपके पास किसकी इक्वेशन गिवन है, डायमीटर की गिवन है। यानी ये अगर आपके पास सर्कल है तो एक इक्वेशन ये दे दी है और दूसरी इक्वेशन है ये दे दी। उसके बाद क्या बोला आपके पास, डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर मीटर 154, यानी इस एरिया कितना है इसका 154 स्क्वायर यूनिट। देन आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। आपके पास क्या गिवन है, दो व्यास की इक्वेशन गिवन है और उसका एरिया गिवन है। तो अब आपको बताना है कि इस सर्कल की समीकरण क्या होगी। तभी इस सर्कल की समीकरण फाइंड आउट करनी तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सेंटर और एक रेडियस। और अगर आपको
ये चीजें दिख गई हैं कि रेडियस और सेंटर है, तो आप इसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने घुमाने का प्रयास किया। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको पहचानना है इनडायरेक्टली कि सेंटर कैसे निकाल सकते हैं और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इसका रेडियस ये दे रखा है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, तो यहां से आप आर स्क्वायर का मान निकाल सकते हो। आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 154 बटा पाई, और पाई को अगर आप ले लेते हैं कितना, लगभग 22.7 या 3.14 ले लेते हैं अपन, तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी क्या, या 22/7 लेना पड़ेगा। अपन ले लेते हैं एक बार 22/7 लगभग। वैसे तो पाई आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो यहाँ से लगभग वैल्यू ले लेते हैं, तो 22 को यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 49, तो आर का मान आपके पास आ जाएगा 7। रेडियस आपके पास आ गई, बिल्कुल योगेश जी बोले रेडियस 7 आ गई है। तब आपको बताना है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं। एक्स एंड नागर जी ने ऑप्शन ही बता दिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो देखते हैं सेंटर कैसे निकलेगा, कि हम जानते हैं कि जब दोनों व्यास एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, कितने भी व्यास क्यों ना हो, वो एक दूसरे को सेंटर पे कट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, यानी 2x - 3y बराबर 5, और ये आपके पास है 3x - 4y बराबर 7। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से आपके पास x y के आ जाएंगे, और वो क्या होंगे, इसके सेंटर होंगे। तो आपके पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी कि सेंट्रल फॉर्म लगानी है। कर सकते हो आसानी से, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आगे, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, इसमें मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा, ये खुद को करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या गिवन है। The abscissa of A and B are the root of the equation this and their ordinate are the roots of equation this। तो आपको पहले तो abscissa क्या होता है, ये होता है x कोऑर्डिनेट। क्या होता है ये, x निर्देशांक, हिंदी में इसको बोलते हैं x निर्देशांक, और ये आपके पास है ऑर्डिनेट को बोलते हैं y निर्देशांक। ये क्या बोल रहा है कि ए और बी आपके पास कोई दो बिंदु हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये आपके पास बी बिंदु, तो ए बिंदु और बी आपके दो बिंदु हैं, तो इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो आपको इस इक्वेशन से मिलेंगे, और इनके जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन से मिलेंगे। इसको सोल्व करोगे आपके पास एक्स के दो मान आएंगे, तो एक तो कोऑर्डिनेट इसका है x1 और एक x2 इसका। अब इसको सोल्व करेगा तो y का दो मान आएंगे, तो एक को मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2। तो आपके पास क्या आ गए, दो बिंदुओं के मान आ गए। अब आपको क्या बताना है, देन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद ए बी एज ए डायमीटर, यानी ए और बी को अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट मान लेते हैं, तो उस केस में आपको बताना है कि सर्कल का समीकरण क्या होगा। तो कैसे सोल्व करोगे बताओ। एक तरीका तो क्या है, इनको सोल्व करो और यहां से आपको क्या निकालना है, x1 x2 का मान निकालो, y1 y2 का मान निकालो, और यहां से x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। तो ये आप सभी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। ये तो आपको क्या है कि एग्जाम में टाइम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट। अगर आप इससे खोल के करोगे तो सबसे पहले इनको सोल्व करो, यहां से मान निकालो, यहां से मान निकालो, तो वो बड़े आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे करना है, देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां से देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, x x1 के साथ आएगा माइनस x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 x2, ये आएगा ना। x के साथ क्या आएगा, x1 भी आएगा और x के साथ x2 भी आएगा माइनस का, और माइनस अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस y स्क्वायर। इसके बाद आपके पास आ जाएगा
माइनस का कॉमन y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट क्या है आपके पास, x1 और x2 है, देन इनका जोड़ कितना आएगा और इनका गुणा कितना आएगा। आप सभी जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो उनका सम कितना होता है माइनस बी बाई ए और उनका प्रोडक्ट माइनस सी बाई ए। तो यहां से x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा माइनस का 2a और इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। और यहां से हम निकालें तो y1 प्लस y2 का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का 2b और y1 इंटू y2 का मान है वो कितना आ जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax प्लस इसको कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2b, यहाँ पर y और आएगा, यहाँ पर y और आएगा। फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, सॉरी ये क्या है b है और ये q है, ये b नहीं है शायद, ये सॉरी p स्क्वायर होना चाहिए, ये p स्क्वायर आएगा और ये q स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अपन एक बार, ये b ही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग b ही है, तो ठीक है ये b ही है, अपन भी इसको b कर देते हैं, b है। तो अब देखो ये वाला ऑप्शन किसी में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by माइनस बी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। अक्षय नागर जी बता रहे हैं ए बिल्कुल सही है, अक्षय नागर जी ने इसमें ए बताया है, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डायरेक्ट क्या करना हमें बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ट्रिक वाले काम है वो यहाँ पर, अदरवाइज तो इसके मान निकालो अजीब से रूट आएंगे, फिर उसको खोलेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कम समय में इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? अगर यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे आपके पास है वर्त की समीकरण का प्राचलिक रूप, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, अब हमें क्या करना है, ये इसका सेंटर है, अगर सेंटर है तो ये आपके पास वर्त पे कोई बिंदु मान लेते हैं, कितना है x, y, कोई भी जनरल पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास कोई भी एक जनरल पॉइंट है। तो मैं सबसे पहले इसका निकालता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपके पास मूल बिंदु से गुजरने वाला, सॉरी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कितना है ओरिजिन है 0 0। अब आपको क्या करना है, अगर ये कोई भी जनरल बिंदु हमने पी लिया तो इसको अगर मैं लंब डालता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपके पास आर कोस थीटा और ये आपके पास आर साइन थीटा। और आप सभी जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आपके पास इस समीकरण के, मैं बात करूं सर्कल के जो प्राचलिक रूप है वो कितना हो जाएगा आर कोस थीटा और आपके पास दूसरा हो जाएगा आर साइन थीटा। और आप सभी के याद भी है ये चीजें आसानी से, लेकिन समस्या कहां पर आती है, यहां तक कोई समस्या नहीं, लेकिन जैसे आपसे मैं एक पूछता हूं एग्जांपल, आप मुझे ये बताओ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। इस केस मुझे बताओ प्राचलिक समीकरण क्या होंगे, इसका प्राचलिक रूप क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी इस सर्कल की, तो मुझे आप बताओ। 1 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से मुझे बताएं इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो क्या होगी। देखो क्या किया था हमने ऊपर वाले फॉर्म में, जो एक्स स्क्वायर है तो यानी जो स्क्वायर के अंदर है, अंदर वाले पार्ट को आर कोस थीटा के बराबर रखा, यानी एक्स बराबर आर कोस थीटा
और y बराबर r sin थीटा, यही किया ना, r sin थीटा। तो ये आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो सर्कल की ये। अब आपको यहां पर क्या करना है, तो स्क्वायर के अंदर क्या है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 बराबर r की वैल्यू कितनी, रेडियस 5 कोस थीटा, और ये आपके पास y प्लस 3 बराबर 5 साइन थीटा। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5 कोस थीटा, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 कोस थीटा। तो ये आपके पास क्या है, प्राचलिक समीकरण है। बिल्कुल x से नागर जी ने बताया है 2 प्लस 5 कोस थीटा और -3 प्लस 5 साइन थीटा, बिल्कुल सही है। ये साइन थीटा आएगा, सॉरी ये साइन थीटा आएगा। ये जल्दबाजी में हम करते क्या है, x बराबर 5 कोस थीटा और y बराबर 5 साइन थीटा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, अगर आपके पास सर्कल की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, देन आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। अगर आपके पास सर्कल की समीकरण एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो दिस, और आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म है, देन उस केस में x बराबर h प्लस आर कोस थीटा और y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर आ रहा है तो उसके अंदर वाले पार्ट को आर कोस थीटा बराबर रखना है, और y के जो अंदर वाला पार्ट है y के स्क्वायर के ऊपर, तो उसको हमें रखना है आर साइन थीटा के। अगर आपके पास सर्कल आ जाता है दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर, क्या ये आपके पास है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। तो या तो आप इस सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसको इसके इक्वल रखो, या आप इसको इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हो कि x बराबर क्या आएगा, पहले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे h और k, प्लस r यानी रेडियस आएगी, और x के साथ कोस थीटा और y के साथ साइन थीटा। तो यहां पर हम देखें तो इसका सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है माइनस का g और माइनस का, और रेडियस कितनी होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। अब देखो यहां से अगर आप निकालते हो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म तो कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस जी प्लस r की वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कोस थीटा, और y इक्वल हो जाएगी माइनस का f प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ते सिर्फ एक फॉर्म है, और यहां से कंफ्यूजन रहता है कि आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ये कब होता है, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो गिवन, लेकिन यहां पर आपके पास सेंट्रल फॉर्म आ जाती है तो ऐसा, और जनरल फॉर्म आ जाती है तो इस प्रकार करते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले x इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का प्लस रेडियस o इंटू कोस थीटा, y बराबर सेंटर का y कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या है, प्राचलिक समीकरण है दिए गए वर्त की। अगर वर्त स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कैसे निकालते हैं, सेंट्रल फॉर्म है तो किस प्रकार निकालते हैं, और जनरल फॉर्म है तो कैसे निकालते हैं। अब यहां पर देखो, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर आपके पास 3 अलग अलग बिंदु गिवन है तो उन बिंदु से गुजरने वाला आपको क्या निकालना है, सर्कल की समीकरण निकालनी है। तो किस प्रकार निकालें, तो आपके पास जनरल फॉर्म क्या होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर। पहले तो मुझे यहां पर ये बताओ कि इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर कितने अननोन है, अननोन कितने, यहां पर आपके पास
आप बोलोगे सर एक तो अननोन जी है, एक अननोन एफ है और एक अननोन सी है, यानी आपके पास 3 अननोन है। अगर आपको जैसे मैं बात करूं इस इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इस इक्वेशन में अननोन कितने हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है, तो इसके अननोन कितने हैं इसमें बताओ मुझे भाई। लाइन के अंदर अननोन कितने हैं? यहां पर आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे ए बी सी, लेकिन ये 3 नहीं है वास्तव में। अगर मैं ए से डिवाइड कर देता हूं तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए बराबर 0, और एक्स प्लस इसको मैं देता हूं ए वाई प्लस बी बराबर 0, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अननोन है। यानी अगर आपको सरल रेखा की समीकरण निकालनी है तो आपको 2 अननोन की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे तो आप यहां भी कर सकते हो, इन दोनों का कांस्टेंट क्या बना सकते हो, कोफिशिएंट सेम बना सकते हो, तो आपके पास 4 हो जाते। तो आपको कम से कम सिंपलेस्ट करके फिर बताने हैं। तो यहाँ पर 3 है आपके पास जी एफ और सी। अगर आपके पास 3 अननोन मिल जाएं तो आप क्या लिख सकते हो, इस सर्कल यानी वर्त की समीकरण लिख सकते हो। अब आपके पास क्या गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं और थर्ड के x3 y3 ले लेते हैं। तो जैसे आप x1 y1 लिखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन, x2 y2 लिखोगे दूसरी इक्वेशन, x3 y3 सेटिस्फाई कराओगे तो तीसरी इक्वेशन। 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो उनको सिंप्लीफाई करके हमें आसानी से क्या निकाल सकते हैं, जी एफ और सी का मान निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास जी एफ सी आ गया, तो वैल्यू पुट करी यहाँ पर है, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, उन तीनों बिंदु से गुजरने वाली वर्त का समीकरण। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा काम करना नहीं है। जब भी आपसे पूछे 3 बिंदु से गुजरने वाली वर्त की समीकरण कौन सी है, 4 इक्वेशन देगा आपको, तो 1 बाई 1 करके बिंदु उठाओ, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, तीनों अगर जो भी सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या हो जाएगी, उन 3 बिंदु से गुजरने वाली वर्त की समीकरण।